नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। डीआईजी लक्ष्मण गौड़ के नाम पर पैसे मांगने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीबी ने प्रमोद शर्मा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, जो डीआईजी लक्ष्मण गौड़ के नाम पर पैसे मांग रहा था। 5 लाख रुपए के साथ इसे गिरफ्तार किया गया है। उद्योग नगर सीआई चंद्रप्रकाश के पास फोन गया था। डीआईजी के नाम पर 10 लाख रुपए मांगे थे। चंद्रप्रकाश ने एसीबी को इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जयपुर एसीबी ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें एक दलाल को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। डीजी एसीबी से जानते हैं, सर क्या जानकारी थी, क्या सूचना आपके पास में आई जिसके बाद में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया? ये सूचना हमारे पास आ रही थी कि भरतपुर रेंज के जो एसएचओज हैं उनसे कोई प्रमोद शर्मा नाम के व्यक्ति उनसे वसूली किया करते हैं और उनसे धन की डिमांड करते हैं। तो इस सूचना के आधार पर इसको डेवलप किया गया और एक एसएचओ भरतपुर उद्योग नगर के एसएचओ चंद्र प्रकाश ने ये शिकायत की कि उनसे फ़ोन करके पैसों की डिमांड की जा रही है। आरंभ में 10 लाख रुपए की डिमांड की गई थी और इसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन होने के बाद आज प्रमोद शर्मा ने 5 लाख रुपए की रिश्वत जो है वो प्राप्त की और ये ट्रैप की कार्रवाई जयपुर में की गई। एडीजी सौरभ श्रीवास्तव हैं। सर, पूरा प्रकरण जिस प्रकार से स्पष्ट हो चुका है, लगभग विभाग अपने हिसाब से आप लोग कार्रवाई करेंगे। मौजूदा समय में प्रमोद और डीआईजी का इन्वॉल्वमेंट कितना सार्थक होता है इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, अभी तो हमारा जो ये ट्रैप था और जो हमने प्रमोद शर्मा नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया है वो अभी कुछ समय पूर्व ही घटित हुआ है और हम उससे अभी प्रारंभिक पूछताछ भी कर रहे हैं और उसके ठिकानों पर छापा मार के उसके कार्यालय में, उसके घर में हम तलाशी भी ले रहे हैं कि इस तरह से संबंधित यदि हमें कोई कागज़ और कोई दस्तावेज और कोई साक्ष्य मिलती है। प्रथम दृष्टया हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति भरतपुर रेंज आईजी के आवास पर उपस्थित रहता था प्रायः, और वहाँ से वो सरकारी निवास के फ़ोन करवाता था पुलिस अधिकारियों को और उन अधिकारियों को अपने व्हाट्सएप नंबर पे बात करने के लिए कहता था। व्हाट्सएप पर जो बातचीत होती थी या जो मोबाइल फ़ोन पर बातचीत होती थी उसमें प्रायः वो डीआईजी के नाम से इनसे पैसे मांगता था और उस पैसे को कहाँ देना है, कैसे देना है, इसके संबंध में बात करता था। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। सुना आपने किस तरह से जानकारी मिली थी और किस तरह से प्लान कर इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। ये एक बड़ी सफलता है। उद्योग नगर सीआई चंद्रप्रकाश के पास फोन गया था। डीआईजी के नाम पर 10 लाख रुपए मांगे गए थे। इसकी जानकारी एसीबी को जैसे ही मिली, एसीबी ने ये पूरा एक्शन प्लान आउट किया और इसे अंजाम तक पहुंचाया। बड़ी सफलता इसलिए भी क्योंकि प्रमोद शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी राकेश गोसाई का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक बड़ी और पूरी सफलता है, क्योंकि कुछ बार ऐसा भी होता है कि एसीबी जिसके मुंह से ईमानदारी का नकाब नोचती है वो फरार हो जाए, लेकिन 100% कार्रवाई। देखिए, 100% कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई, क्योंकि इस समय जो ये कार्रवाई हुई है इससे कई प्रशासनिक अधिकारियों के हलचल मची हुई है, क्योंकि एक बड़ा अपने आप में ट्रैप की कार्रवाई है। सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहूंगा कि प्रमोद शर्मा को एक बार वो विजुअल के मार्फत से दिखा दे कि प्रमोद शर्मा ये वही शख्स है जो कि डीआईजी के आवाज़ से न केवल फ़ोन किया करता था अपितु पैसे की डिमांड भी किया करता था। और ये चंद्र प्रकाश जो सीआई है उद्योग नगर, इनसे पैसों की डिमांड की गई थी और इस डिमांड के कारण ही ये सारा ट्रैप पूरा हो सका। और अच्छी बात ये रही कि पहली बार प्रदेश में ट्रैप की अनेकों घटनाएं आप और हम देखते आ रहे हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सीआई सीधे किसी डीआईजी के मार्फत, जिस प्रकार से ये परिवार प्रमोद शर्मा पैसा मांगा करता था, उसके खिलाफ शिकायत देने के लिए एसीबी के डीजी के पास में पहुंचा हो और सीआई चंद्र प्रकाश ने जस्टिफाई किया कि किस प्रकार से डीआईजी के नाम पर ये लोग पैसा मांगा करते थे।
इस समय आप देख रहे हैं प्रमोद शर्मा जो कि श्रीनाथ टूर एंड ट्रेवल्स का मालिक भी है, मालवीय नगर में D364 का रहने वाला है और पिछले कई समय से इसी प्रकार से एक्टिव रहता था। स्वप्निल, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये है, इसके अंदर निकल के आई है कि न केवल चंद्र प्रकाश सीआई के पास में ये कॉल्स गई थी, इसके अलावा भरतपुर रेंज के कई पुलिस ऑफिसर सीआई के पास में ये कॉल गई थी और इसमें सबसे बड़ी चीज ये निकल के आई कि आपकी एसीआर को अड़िया कर दिया जाएगा। इसके लिए अफसर अधिकारियों से कहने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये निकल के आई कि डीआईजी के नाम पर आश्वासन दिया जाता था कि आप किसी भी प्रकार से परेशान ना हो, सीआई साहब पैसा दे दो, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब चंद्र प्रकाश से 10 लाख रुपए की डिमांड की गई तो चंद्र प्रकाश ने कहा कि उसके पास 10 लाख रुपए नहीं है, वो 5 लाख रुपए आपको इस एवज में दे सकता है। तो चंद्र प्रकाश को 5 लाख रुपए के साथ में जयपुर बुलाया गया और जयपुर में आज तकरीबन 10 किलोमीटर का रन करने के बाद में एसीबी की टीम के द्वारा ये ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिस प्रकार से डीजी एसीबी और एडीजी एसीबी के द्वारा जो बताया गया है, उनका कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। रेंज के अंदर लगे हुए सीआई किस प्रकार से परेशान होते हैं, अगर उनको इसी प्रकार से उनके सीनियर्स परेशान कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी आगे इसी प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। बड़ी बात ये निकल के आई कि इस पूरे प्रकरण के अंदर कि जांच का दायरे को बढ़ाने की बात यहां पर डीजी एसीबी द्वारा कही गई है और बड़ी बात ये भी है इसके अंदर कि इस प्रकार की घटनाएं पहले नहीं है। रेंज आईजी थानों में लगने वाला पुलिस जाब्ता हमेशा इस प्रकार के सवालों के घेरे में रहा है कि सीआई पैसा देकर ही थाने ले पाता था। थाने बिकते हैं, थानों में अगर काम करना है तो आला अधिकारियों को पैसा देना पड़ेगा। कमोबेश इस तरीके के हालात, इस प्रकार की सोच हमेशा से देखने को मिली और वो यहाँ पर जस्टिफाई होती है कि किस प्रकार से ये पूरा प्रकरण हुआ और इस प्रकरण के दौरान से किस प्रकार से प्रमोद शर्मा को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि मौजूदा समय के अंदर एसीबी की टीम प्रमोद शर्मा के आवास पर सर्च कर रही है और इसके अलावा उन सभी एविडेंस को तलाशा जा रहा है जो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी तक कनेक्ट करते हैं। एडीजी सौरभ श्रीवास्तव का कहना है कि इस जांच के दायरे में आने वाले हर शख्स से पूछताछ की जाएगी। कल इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा प्रमोद शर्मा को और आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए संभवतः रिमांड भी लिया जाएगा। शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, कोरोना की दवा को लेकर हो रहे विवाद के बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि आयुर्वेद का विरोध एवं नफरत करने वालों के लिए घोर निराशा की खबर है। बता दें, कोरोना वायरस के लिए पतंजलि की बनाई गई दवा कोरोनिल लॉन्च होते ही विवादों में घिर गई है। एक और जहां जयपुर के डॉक्टर्स ने बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, वहीं उत्तराखंड की आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी ने भी बाबा की दवा पर सवाल उठाए। बता दें, इससे पहले दवाई लॉन्च किए जाने के बाद भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने दवाई के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी थी। और अब जान लें राजस्थान में कोरोना अपडेट्स। मरुधरा में जो कुल केसेस अब तक सामने आए हैं उनकी संख्या 15,809 तक पहुंच चुकी है। आज में प्रदेश में 182 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 372 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर बात करें इलाज और प्रगति की तो 15,809 पॉजिटिव में से 12,424 की रिपोर्ट इलाज के दौरान नेगेटिव हुई। वहीं इनमें से 12,178 ऐसे रहे जो पूरी तरह से ठीक हो गए, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं अब एक्टिव केसेस प्रदेश में 3,000 से थोड़ा ऊपर 3,013 एक्टिव केसेस हैं जिनका इलाज चल रहा है। आज 211 लोगों ने रिकवर किया और 209 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं बात कर लें उन लोगों की जो बाहर से प्रदेश में आए यानी प्रवासी, तो इनमें पॉजिटिव की जो संख्या है वो 4,576 तक पहुंच चुकी है। हालांकि रिकवरी रेट 78% मरुधरा में बना हुआ है, जो कि मरुधरा को रिकवरी के मामले में देश में सबसे बेहतर राज्यों में शुमार करवा रहा है। और अब बात करते हैं प्रदेश के 7 संभागों की, जहां हमारी लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल बताएंगे, हर संभाग का कोरोना ग्राफ दिखाएंगे, कहां वायरस का वार बढ़ा, कहां राहत मिली, ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हमारे तमाम सहयोगी। चलिए उनके पास चलते हैं और जानते हैं कैसा है उनके संभाग में कोरोना का ग्राफ। मरीजों का आंकड़ा 15,000 को पार कर गया है।
राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 15,809 हो गई है। जयपुर में कोरोना के 53 नए मामले सामने आए हैं। अब राजधानी जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 3,059 हो गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 372 मौतें हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट काफ़ी बेहतर है। अब तक कोरोना के 12,178 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मामले 3,013 है। कोरोना लॉकडाउन के बाद से आज से टीचर्स के लिए स्कूल खुल गए हैं। सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक सभी टीचर्स को ड्यूटी देनी होगी। हालांकि 1 जुलाई से छात्रों के लिए स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे ये तय नहीं हो पाया है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि केंद्र की गाइडलाइन के बाद ही राज्य सरकार कोई फैसला कर पाएगी। भरतपुर में आज रात की बात ये रही कि एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आने से मेडिकल टीमें आज खुश हैं। वहीं आपको बता दें कि कल तक 1399 मामले सामने आए थे और उसी रफ्तार से अभी तक पॉजिटिव से नेगेटिव 9.5 से भी अधिक हो चुके हैं, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीमें भी राहत की सांस लिए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि अब मेडिकल टीमें भी सजग हो गई हैं और गली मोहल्लों और शहर में घूमकर लोगों को जागरूकता के लिए उकसा रही हैं कि वह अपने घरों पर रहें और इस महामारी से बचने के लिए ज़रूरी काम के दौरान ही घरों से बाहर निकलें। वहीं पुलिस प्रशासन भी अब मुनादी करवा रहा है कि ज़रूरी काम के दौरान ही घरों से बाहर निकलें, वरना अपने घरों पर ही रहें और सुरक्षित रहें, अपनों के साथ रहें। कि अब मुकदमे भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर जैसे जैसे कोरोना घटता जा रहा है वैसे ही अब अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस भी चिंता में है कि इन अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। आज एक आत्महत्या का मामला सामने आने के बाद में भुसावर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए घर पे छापामारी कार्रवाई की, लेकिन विवाहिता के ससुरालजन वहाँ से गायब हो गए और घरों को छोड़कर भाग गए, जिसे लेकर पुलिस भी अब उनकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि 5 ट्रेनें चल रही हैं मुंबई से लेके दिल्ली के लिए, लेकिन दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अधिक होने के कारण वहाँ यात्रियों की संख्या घटती जा रही है और लोग दिल्ली के लिए यात्रा से कतरा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आज नथमल डिटेल जिला कलेक्टर ने बयाना का दौरा किया, जहां वन विभाग और नगर पालिका में विवाद था, जहां नगर पालिका ने एक वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर लिया था, जिसकी जानकारी मिलने पर वे वहां पहुंचे और उस अतिक्रमण की जानकारी ली और नगर पालिका के प्रशासन को भी फटकार लगाई। अजी देखिए, अजमेर में आज कोई भी नया कोरोना पॉजिटिव केस निकलकर सामने नहीं आया और इसके चलते जो कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो 468 पर ही रुका हुआ है। इस सबके बीच में अब तक कुल 17 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि 408 मरीज जो हैं वो अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो इन सब के में देखा जाए तो अजमेर में कुल एक्टिव केसेस की संख्या महज 46 है। इस शहर के राबड़िया मोहल्ले में हिट एंड रन का मामला सुबह सामने आया, जहां पर कार में सवार 3 युवकों ने तेज गति में कार चलाते हुए मकान के बाहर बालकनी में बैठी एक महिला को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जो महिला बालकनी में बैठी हुई थी, बालकनी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। तो इस मामले में अल्लोगेट थाना पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया और कार को जब्त कर लिया गया है। इस सब के अलावा मानसून की दस्तक के साथ ही जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर शहर की प्रसिद्ध आनासागर झील के आज 2 चैनल गेट खोल दिए गए, जिससे 2 फीट पानी की निकासी होगी। ये चैनल गेट इसलिए भी खोल दिए गए हैं क्योंकि लगातार आनासागर झील जो है वो अपनी भराव क्षमता पर है और ऐसे में मानसून की आवक में और अगर तेज बरसात होती है तो झील के लबालब होने से और दूसरी कई समस्याएं खड़ी हो सकती है। इस लिहाज से अगले 15 दिन तक ये 2 चैनल गेट जो है खोले जाएंगे और इससे पानी की निकासी हो जाएगी। इस सब के अलावा बिजली के बिलों में जबरदस्त करंट लोगों को लग रहा है। टाटा पावर के कार्यालय कई लोग पहुंचे और शिकायत को लेकर कि जो उनकी औसत मासिक बिजली की रीडिंग है उससे कहीं ज़्यादा रीडिंग बिलों में दिखाई जा रही है और भारी राशि के बिल आ रहे हैं जिसे चुका पाने में असमर्थ हैं। इसको लेकर टाटा पावर के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे जल्दी एक नए सिरे से मीटर रीडिंग करेंगे और जो भी उनकी समस्याएं उनका समाधान किया जाएगा। उदयपुर से अगर आज के कोरोना अपडेट की बात करें तो आज कुल 4 पॉजिटिव मरीज अब तक सामने आए हैं। इन 4 पॉजिटिव मरीजों के साथ में उदयपुर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 571 हो चुकी है और जो रिकवरी रेट है वो हालांकि उदयपुर में अच्छी बनी हुई है। कुल एक्टिव केस उदयपुर में अब 55 बचे हैं और 671 केस में से 607 ऐसे लोग हैं जो कि रिकवर कर चुके हैं और 592 से ज़्यादा को अब तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हुए थे। इसको लेकर आज आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लाखन पोसवाल ने
गंभीरता दिखाते हुए न सिर्फ डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर ESIC हॉस्पिटल का दौरा किया, बल्कि वहां पर उचित दिशा निर्देश भी दिए और ये सुनिश्चित किया कि मरीजों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मौसम आज उदयपुर में सुहाना बना हुआ है। मानसून ने दक्षिणी राजस्थान के मार्फत राजस्थान में प्रवेश कर लिया और इसी के साथ में आज सुबह से सूर्यदेव के दर्शन उदयपुर में नहीं हुए हैं। उदयपुर में हल्की बरसात जरूर हुई, लेकिन दोपहर बाद उमस से लोग बेहाल रहे। हालांकि सूरज की तपिश ने लोगों को परेशान नहीं किया है। गुलाबचंद कटारिया आज पूरे दिन एक्टिव मोड में रहे। उदयपुर में गुलाबचंद कटारिया ने जो ग्रामीण और शहर है उनकी बैठक लेकर वर्चुअल रैली के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार किया, तो वहीं संभाग के दौरे के लिए उदयपुर से रवाना भी हुए। यही नहीं, कटारिया ने महाराणा प्रताप के तथ्यों को 10वीं की किताब में छेड़छाड़ को लेकर और जो निकाय प्रमुख हैं उनके अधिकारों को कम करने को लेकर राज्य सरकार पर निशाना भी साधा और कटारिया ने स्पष्ट किया कि निकाय प्रमुखों के अधिकारों को कम करने पर यदि राज्य सरकार बैकफुट पर नहीं आएगी तो कोर्ट की शरण में जाना होगा, तो इसके लिए भी भाजपा पूरी तरह से तैयार है। यही नहीं, महाराणा प्रताप को लेकर 10वीं की किताब में अध्याय पर जो विवाद छिड़ा है उस पर कटारिया ने स्पष्ट कर दिया कि मेवाड़ किसी भी सूरत में महाराणा प्रताप के अध्याय पर छेड़छाड़, उनके इतिहास से छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कटारिया ने कहा कि महाराणा प्रताप जैसे वीर पुरुष को राजनीतिक चश्मे से देखना ठीक नहीं है। जोधपुर शहर में कोरोना संक्रमण लगातार जानलेवा साबित हो रहा है। शहर में कल 4 मरीजों की मौत से स्वास्थ्य महकमा हड़कंप में आ गया। लगातार हो रही मौतों से प्रशासन सख्ते में, वहीं लगातार आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज CMHO से जारी रिपोर्ट के अनुसार 18 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इस लिहाज से अब शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2500 पार कर चुकी है। 2517 मरीजों में कोरोना संक्रमण पुष्टि हो चुकी है। हालांकि रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। करीब 2112 लोग ठीक हो चुके हैं और शहर में अब तक करीब 38 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण हो चुकी है। तो ये आंकड़े अपने आप में जो बताते हैं कि शहर में अनलॉक जब से शुरू हुआ है लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। जून की अगर बात करें तो 19 जून तक करीब 19 मौतें हुई है। तो ये मौतें बताती है कि प्रशासन की सख्ती के बावजूद लोग लापरवाही कर रहे हैं और यही कारण है कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोग संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि जो सैंपलिंग की अगर बात करूं तो जोधपुर शहर में 3 संस्थानों के लगातार रिकॉर्ड सैंपलिंग हो रही है। रोज के 2 से 2500 सैंपलिंग रोजाना हो रही है और क्षमता करीब 5500 टेस्ट की जोधपुर ने विकसित कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार टेस्टिंग हो रही है। शहर के 3 दर्जन जो ऐसे स्पॉट हैं जहां पे सैंपलिंग हो रही है। प्रशासन ने भी साफ तौर पे कहा है कि लोग जितने जल्दी सैंपलिंग के लिए आएंगे उतनी ही जल्दी इस कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो सरदारपुरा की बात करें, शास्त्री नगर की बात करें, कुड़ी बख्तासनी हाउसिंग बोर्ड की बात करें, ये ऐसे नए इलाके हैं जहां पे लगातार मरीज सामने आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता की बात कही जा सकती है। हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। करीब 150 जन की टीमें लगातार काम कर रही है। हर घर का सर्वे हो रहा है। जहां जहां नए मरीज सामने आ रहे हैं उस घर को वहां पर सख्ती की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से शहर में मार्केट की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। हालांकि पुलिस चालान कर रही है, लेकिन चालान करने के साथ साथ वो सख्ती नहीं है जो लॉकडाउन के दौरान दिखाई देती थी और यही कारण है कि लोग लापरवाही कर रहे हैं और संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन शहर में बढ़ते कोरोना आंकड़ों के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रशासन को थोड़ी और सख्त होने की जरूरत है। हालांकि ग्रामीण इलाके की बात करें तो साफ तौर पे सबसे बड़ी सफलता ग्रामीण पुलिस को हाथ लगी है कि वहाँ पे अब महज 10 केस ही एक्टिव केस रहे हैं। वहीं अब तक करीब 93 मरीज आए थे, उसमें से सिर्फ 10 मरीज पॉजिटिव अभी एक्टिव हैं। 83 लोग ठीक हो चुके हैं। तो ग्रामीण इलाकों में लोग समझदारी दिखा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं और यही कारण है कि वहाँ पे कोरोना कंट्रोल हो चुका है। लेकिन शहर में जिस तरह से शहर का लगातार हर इलाका में संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से चिंता की बात कही जा सकती है। जी देखिए, आज फिर कोटा में 10 और पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। जिस तरह से कोटा में माना जा रहा था कि अब कोटा लगातार जो है कोरोना मुक्त की ओर बढ़ रहा है, लेकिन एक साथ 10 पॉजिटिव रोगियों के सामने आने के बाद अब पॉजिटिव रोगियों की संख्या 576 हो गई है। वहीं अब तक 21 मौतें कोटा में कोरोना से हो चुकी है। आज जो पॉजिटिव रोगी आए हैं उसमें कोटरी क्षेत्र के 3 रोगी हैं। इसके अलावा जो है शहर के अलग अलग इलाकों से विज्ञान नगर, स्टेशन, RK पुरम, कुनाड़ी, बजरंग नगर क्षेत्र के पॉजिटिव रोगी हैं। तो टीमें एक बार फिर मुस्तैद हो गई है, क्योंकि नए नए इलाकों में पॉजिटिव रोगियों के सामने आने के बाद सैंपलिंग के साथ साथ स्कैनिंग का काम भी लगातार किया जा रहा है। 58,000 से ज़्यादा सैंपलिंग अब तक की जा चुकी है, तो वहीं स्कैनिंग भी लगातार की जा रही है। तो सरकार की ओर से जो कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान के तहत लगातार स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साथ व्यापार संगठनों को साथ में लेकर के जागरूकता अभियान को
आम जन तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। सरकार के जो अधिकारी हैं वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि कोरोना से बचाव के जो तरीके हैं, जो गाइडलाइन है, उसको आम जन पूरी तरह से अपनाए ताकि कोरोना से बचाव किया जा सके। तो वहीं कॉमर्स कॉलेज में भी आज छात्र संगठन की ओर से छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट करने की मांग को लेकर प्राचार्य का घेराव किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया। तो वहीं आज नगर विकास न्यास की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान जो चल रहा है लगातार, उसके तहत आज बंदा धर्मपुरे में भारी पुलिस लवाजमों के साथ यूआईटी का अतिक्रमण दस्ता पहुंचा। पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे, खुद रेंज के डीआईजी रविदत्त गौड़ भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे, क्योंकि इससे पहले उस इलाके में जब भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है तो पथराव और लाठीचार्ज जैसी घटनाएं हुई है। तो ऐसे में आज चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहे और यूआईटी के अतिक्रमण दस्ते ने कई सारे अतिक्रमण वहां पर तोड़े। भाजपा कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो आर्थिक हालात खराब हुए हैं उसके मद्देनज़र सरकार जो है 3 महीने के बिजली के बिल माफ़ करे ताकि लोगों को राहत मिल सके। खुशखबरी है, मरुधरा में मानसून आ चुका है। नाथद्वारा में जमकर बदरा बरसे, भारी बारिश से हालांकि लोग परेशान भी हुए। 2 इंच बारिश से बाजार में नदी सा आलम हो गया। बारिश में बाइक और स्कूटी बह गई। पानी के साथ एक दुकान में अजगर भी घुस आया। देखिए, मानसून का इंतजार था, मानसून आया, लोगों को राहत भी मिली, गर्मी से निजात मिली, लेकिन फिर बारिश अपने साथ जो दूसरी तस्वीरें लाती हैं वो भी सामने आने लगी। जल जमाव की स्थिति कई जगहों पर नजर आई। नाथद्वारा की अगर बात कर लें तो 2 इंच बारिश से बाजार में ऐसी तस्वीरें आ गई कि सड़क नजर न आए बल्कि नदी सा दिखाई दे। अगर आपके पास बाइक है तो सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो आप अपनी बाइक पार्क कर बेफिक्र हो जाएं और पीछे से कोई आपकी बाइक ले उड़े। जोधपुर में एक चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। बाइक पर सवार तो हुआ लेकिन बाइक लेकर फरार नहीं हो पाया और पब्लिक ने उसे दबोच लिया। और फिलहाल इतना ही, नमस्कार।